हम अगली कड़ी में जो कि अकबर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, आज अकबर और की राजपूत नीति या अकबर और राजपूतों के संबंध के बारे में जानकारी लेंगे। जब अकबर ने भारत में जब वो भारत का शासक बना तो उसके समय उसी समय से एक भारत में एक नया या हम ये कह सकते हैं क्रांतिकारी अध्याय शुरू हुआ, क्योंकि वास्तविक मुगल सत्ता जो है वो अकबर से ही प्रारंभ हुई थी। हुमायूं जो है शासक बनने के बाद शेषासुरी ने उसको परास्त किया था, उसके बाद वो इधर उधर भटकता रहा और मुश्किल से उसने जो है पुनः भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर पाया। अकबर शासक बनते ही जो है वो उसका शासनकाल लंबा रहा और सही मायने में वो भारत का शासक कहलाया। जब अकबर प्रारंभ में जब उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया तो अकबर को एक बात तो ये समझ में आ गई थी कि बिना राजपूत सहयोग के वो स्थायी और सुदृढ़ सर्वोच्च मुगल सत्ता स्थापित नहीं कर पाएगा। और दूसरा, जो मुगलों का आधार स्तंभ था वो लोग जो है उतने स्वामी भक्त नहीं थे जितने की अकबर को आवश्यकता थी। वो लोग अपने आप को सत्ता के वास्तविक हकदार समझते थे और चूंकि कहीं कहीं पर जो है वो सैनिक धन के लोभ में जो है वो अपनी स्वामी भक्ति भी बदल देते थे। तो अकबर को एक ऐसी लोगों का साथ चाहिए था जो कि स्वामी भक्त को पैसे से अपना जो है वो अपना उनकी जो लॉयल्टी है वो इधर उधर ना हो और उनका पूरा समर्थन जो है उसे मिल सके, जो कि सैनिक रूप से भी शक्तिशाली हो। ये सारे गुण जो है वो अकबर को राजपूतों में प्राप्त हुए। इस कारण से अकबर ने ऐसी नीति का अनुसरण किया जिससे कि उसे साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने में राजपूतों की मदद मिल सके। और इसके तहत जो है जो अकबर की राजपूत नीति थी वो तीन जो है वो उसके मुख्य बिंदु थे। एक कि ऐसे शासक जिन्होंने की मुगलों का समर्थन किया और उनके साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये वैवाहिक संबंध स्थापित करना अकबर की एक नई नीति का एक जिसको कहना चाहिए नवीन उसका प्रयोग था। और अकबर ने चूंकि उसको पता था कि वो राजपूतों का सहयोग उनको सम्मान और ऊंचे पद देकर ही प्राप्त कर सकता है, तो अकबर ने जो है जो राजपूत शासक अकबर के पास आए उसकी अधीनता स्वीकार की, उसको अकबर ने ऊंचे ऊंचे पद दिए, मनसब दिए और उनको जो है वो राजा का दर्जा भी दिया। तो ऐसे इसकी पहली नीति के तहत जो शासक या राजपूत राजाओं ने इसकी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, अकबर ने जो है वो उनको सम्मानपूर्वक उनके साथ व्यवहार किया, उनको मनसब ऊंचे ऊंचे मनसब दिए और उनको अपने स्थानीय रियासत में उनको पूर्ण स्वतंत्रता दी। ऐसे शासक में हम जो है वो आमेर के शासक का सबसे पहले नाम ले सकते हैं, जिसमें कि आमेर के शासक ने बीकानेर जैसलमेर के शासकों ने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो भारमल ने जैसे किया और उसके बाद भारमल के बाद उसके पुत्र भगवान दास को और उसके बाद मानसिंह को जो है वो मुगल सेवा में लिया गया और सबसे पहले भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया। ये पहली श्रेणी आती थी। इसमें वो राजपूत शासक थे जिन्होंने भी आगे बढ़कर जो है वो अकबर की अधीनता स्वीकार की। दूसरी श्रेणी वो थी जो कि राजपूत शासकों ने युद्ध किया और युद्ध करने के बाद जो है वो परास्त हो गए और परास्त होने के बाद जो है वो अकबर की अधीनता उन्होंने स्वीकार की। और ऐसे जो है इनके साथ
इसका उदाहरण अगर हम देखें तो रणथंभौर के शासक सुरजनहाटा जो है इस वाली श्रेणी के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि सुरजनहाटा रणथंभौर में जब अकबर ने आक्रमण किया था और इन्होंने प्रतिरोध किया और बाद में जो है वो इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो ये दूसरी श्रेणी के शासक थे जिन्होंने जो है वो आराम से अधीनता स्वीकार नहीं की, युद्ध किया, लेकिन युद्ध में परास्त होने के बाद जो है वो उन्होंने अकबर की अधीनता या मुगलों की अधीनता स्वीकार करी। तीसरी श्रेणी वो थी जिन्होंने की वो शासक थे राजपूत जिन्होंने युद्ध भी किया और परास्त भी हुए, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसमें भी हम राणा प्रताप का नाम ले सकते हैं, मारवाड़ के राजा चंद्रसेन का नाम ले सकते हैं। इन्होंने मुगलों के साथ युद्ध किया, लेकिन उनकी अधीनता जो है वो स्वीकार नहीं। ये मुख्य जो है जो अकबर राजपूत संबंध या नीति थी उसके 3 कड़ियां थी। तो जितने भी राजपूत शासक थे वो सब इन 3 जो है वो श्रेणियों में आते थे। एक तो जिन्होंने स्वीकार किया अधीनता, दूसरा वो जो युद्ध करके परास्त हो गए, और तीसरे जो है वो ये थे जिन्होंने कि परास्त होने के बाद भी संघर्ष करते रहे, बहुत कठिनाइयां जो है उनका सामना किया, लेकिन अकबर की अधीनता जो है स्वीकार नहीं की। अब ये जो नीति थी अकबर की, उसमें अकबर ने ये किया कि पहले तो अकबर ने ये नीति इसलिए बनाई कि उनको राजपूतों का समर्थन चाहिए था। राजपूत भारत के अंदर एक शक्तिशाली वर्ग था, सैनिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी। जैसे गुजरात और मालवा अगर अकबर के अधीन आता था तो राजपूत इसका मार्ग जो है वो राजपूतों के राज्य से गुजरता था। तो एक तो ये कारण महत्वपूर्ण था। दूसरा, राजपूतों के साथ मुगलों के लिए संभव नहीं था कि वो राजपूतों के साथ निरंतर युद्ध करते रहे, क्योंकि वो राजपूतों के लिए भी थकाने वाला था और मुगलों के लिए भी। और राजपूतों, और तीसरी बात ये कि राजपूतों के समर्थन के बिना मुगलों का भारत में स्थायी जो है वो राज्य स्थापित नहीं हो सकता। तो अकबर के लिए ये जरूरी था कि वो राजपूतों का समर्थन प्राप्त करें, और समर्थन प्राप्त होने के बाद जो है राजपूत मुगल सत्ता के एक बहुत ही शक्तिशाली स्तंभ के रूप में सामने आए, और उन्होंने जो है उसी कारण से मुगल साम्राज्य जो है वो लगभग 1857 तक जो है भारत में निरंतर चल रहा है। राजपूतों के लिए मुगल समर्थन कई कारणों से आवश्यक था। पहला कारण तो ये था कि राजपूत जो है निरंतर युद्ध से थक गए और अब उनके लिए मुगलों के साथ हमेशा संघर्ष करना जो है वो आसान नहीं होता। तीसरा ये कि मुगल चूंकि सर्वोच्च सत्ता थे, इसलिए राजपूत जो है सर्वोच्च सत्ता का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। आपसी जो संघर्ष था उसमें वो मुगलों की सहायता चाहते थे। तो ऐसे में, और चूंकि जब उन्होंने देखा कि अकबर के साथ इस तरह से संबंध स्थापित करने से उनको कुछ पद प्राप्त होते हैं, सुरक्षा प्राप्त होती है, तो राजपूतों में एक तरह से होड़ मच गई कि मुगलों से जो है वो अच्छे संबंध स्थापित किए जाए, अकबर से अच्छे संबंध स्थापित किए जाए। तो इसमें जो है इस नीति से ये अकबर की नीति सफल हुई। इसमें मुगलों को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इसमें एक तरह से जो है वो, जैसे कि कर्नल टॉड ने ये कहा, इस नीति के बारे में कर्नल टॉड ने कहा कि अकबर ने जो है वो इस नीति से राजपूतों की स्वतंत्रता समाप्त कर दी और उनको बेड़ियों में बांध दिया, और बेड़ियों में बांधने के बाद उन्होंने सोने का मुलम्मा चढ़ा दिया, ताकि उनको ये पता नहीं चला कि हम जो है बेड़ियों में बंद हैं। ये इसलिए क्योंकि इस नीति से राजपूतों की बिल्कुल स्वतंत्रता समाप्त हो गई। राजपूत, अब इससे क्या हुआ कि एक तो ऐसी अकबर ने व्यवस्था कर ली कि जो शासक ने अधीनता स्वीकार कर ली, उसकी मृत्यु के बाद उसका जो उत्तराधिकारी होगा वो मुगल शासक के अनुमति से होगा। नो डाउट इसमें ज्यादातर जो है वो अकबर ने जो शासक है उसकी अनुशंसा को स्वीकार कर लिया, लेकिन
ये एक जो है वो बहुत बड़ा मुगलों के पास एक अस्त्र था जो कि वो राजपूतों के विरुद्ध जो है वो काम में ले सके। और इसके साथ साथ राजपूतों के अंदर जो है वो चूंकि उनको देश से बाहर भेजा जाता था, जैसे कि मानसिंह को अफगानिस्तान भेजा गया, तो दूर दराज में चूंकि वो शाही सेना में आ गए तो उनको मुगल शासक द्वारा अलग अलग दूर दूर स्थानों पर भेजा जाता था। तो उससे क्या होता था कि स्थानीय जो उनकी पकड़ थी अपने राज्यों पे वो कमजोर होती गई और स्थानीय जो सामंत हैं वो अपनी मनमानी करने लगे। और उससे क्या हुआ कि मुगलों का हस्तक्षेप भी बढ़ने लगा। अब जब ये हो गया कि मुगल शासक उत्तराधिकारी पे अपना जो है वो सहमति देगा, तो जो स्थानीय झगड़े थे, उत्तराधिकारी झगड़े थे, वो मुगल दरबार तक पहुंचने लगे और इसका फायदा जो है वो मुगलों ने उठाया। तो इस नीति से मुगल तो शक्तिशाली हुए, उन्हें राजपूतों का समर्थन भी प्राप्त हुआ, उससे उनका मुगल साम्राज्य का एक मजबूत स्तंभ जो है वो राजपूत बन गए। लेकिन राजपूतों की स्वतंत्रता के लिए मुगल सत्ता को स्वीकार करना जो है वो घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि धीरे धीरे कर उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई और वो जो है वो मुगल साम्राज्य के एक अंग बन गए। वैसे तो जैसे राजा उदय सिंह मेवाड़ ने जहांगीर के साथ संधि की और जहांगीर ने जो है सिर्फ उनसे अधीनता स्वीकार कर ली, उसके बाद उनके राज्य में हस्तक्षेप न करने की बात कही गई और न जहांगीर ने की, लेकिन उनको ये भी सहूलियत दी गई कि वो शाही दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। बाकी जो राजपूत शासक थे उनको शाही दरबार में उपस्थित होना पड़ता था, लेकिन मेवाड़ के शासक को ये छूट दे दी और उन्होंने सिर्फ जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली और उनको जो है वो शाही दरबार में उपस्थित होने से मुक्ति जो है वो प्रदान कर दी। लेकिन उसके बावजूद हम ये कहेंगे कि ये जो मुगल की राजपूत के अकबर की राजपूत नीति थी, ये सफल नीति अकबर के लिए रही, क्योंकि उससे जो है उसको एक ऐसे वर्ग का समर्थन प्राप्त हो गया जो कि स्वामी भक्त था और उसने जो है वो मिलकर मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। और राजपूतों को इससे यह फायदा हुआ कि उनके जो निरंतर युद्ध चल रहे थे उनसे उनको मुक्ति मिल गई, उनको ऊंचे ऊंचे पद और मनसब दिए गए, उनको सम्मानजनक जो है वो दरबार में स्थान मिला और एक ऐसी जो है वो मिश्रित सभ्यता और संस्कृति जो है वो भारत के अंदर विकसित हुई, जो कि आगे चलकर जो है मुगल कल्चर के नाम से जानी जाती है।